हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये हमारा लेक्चर होगा 10वां। तो 9 लेक्चर तक हिस्ट्री में क्लासेज हो गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप कृपया उसको सीक्वेंस से देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हिस्ट्री का बिल्कुल सीक्वेंस में देखने से ही हिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि एक जो टॉपिक है और इसका जो दूसरे टॉपिक से वो काफ़ी रिलेटेड होता है, और जो ये टाइम पीरियड होता है तो वो अगर सीक्वेंस में नहीं समझे तो वो आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे वंश आते हैं, बहुत सारे साम्राज्य हैं, दक्षिण का इतिहास, उत्तर का इतिहास, विदेशी आक्रमण, धर्म वगैरह, बहुत सारे धर्म, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इस वजह से आप इसको सीक्वेंस से देख के आए। उसमें काफ़ी सारी आपको क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश की गई है, कब कौन सा वंश आया। तो एक बार मैंने ओवरव्यू में बता ही दिया है कि कैसे हमें पढ़ना है ये सब चीज़ें, तो वो आप देखते हैं। तो आज हम देखेंगे, तो पिछली लेक्चर में जब हमने मौर्य साम्राज्य खत्म कर लिया था तो उसमें सारे वंश को मैंने बता दिया था। तो आप देख भी सकते हैं कि मौर्य वंश, अशोक वगैरह के, अशोक की धर्म नीति और अशोक महान कैसे था, उसके क्या क्या पॉइंट बने अशोक के बारे में, सभी शिलालेख वगैरह और अशोक से रिलेटेड हर एक पॉइंट, कलिंग युद्ध और उसका प्रभाव वगैरह, ये सब मैं बता चुका हूँ। बिंदुसार के बारे में भी बता चुका हूँ। उसके बाद हमने ये सब मैप वगैरह भी देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि नंद वंश को कैसे समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ये सब चीज़ें हर एक वंश मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। शुंग वंश, बिंबिसार वगैरह के बारे में हर एक वंश, ये सब चीज़ें हो चुकी है। तो अब हम मौर्योत्तर समाज के बारे में देखेंगे और मौर्योत्तर अर्थव्यवस्था, ये सब मतलब प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि आखिर में इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन, मतलब कि मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था, वो कैसे समाप्त हो गया। तो ये भी हम देखेंगे कि मौर्य का पतन कैसे हो गया। क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल एनालिसिस वाले होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंस में। तो अब हम देख लेते हैं कि मौर्य का पतन का कारण क्या था। तो एक विशाल साम्राज्य था और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां नहीं थी इसमें, अति केंद्रीकरण थी। अति केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होता है विकेंद्रीकरण, जो कि आप थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट आज देखेंगे, जो पंचायती राज सिस्टम है, तो उसे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि अब एक लेवल पे हमारा देखते हैं कि केंद्र सरकार है, दूसरी लेवल पे हमारी ये राज्य सरकार है, तीसरी लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट का शासन प्रशासन है। उसके बाद भी फर्दर वो ब्लॉक में बांटा गया है, ब्लॉक से भी फिर आपको पंचायत में बांट के फिर उससे भी नीचे हम ले गए हैं, आपको ग्राम सभा ये सब किए हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और अति केंद्रीकरण मतलब इसमें होता है कि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मतलब एक ही हाथों में हर एक चीज़ें होती हैं। तो राजा के हाथों में हर एक चीज़ें थी। तो अब इसमें हुआ कि बहुत केंद्रीकरण था, तो साम्राज्य का जो भी प्रमुख कार्य वगैरह होता था तो वो सीधे जो राजा होता था वो करता था। तो इस वजह से भी लोगों में अपनापन की फील नहीं आती है। जब लोगों को आप स्वायत्ता दीजिएगा, उसका खुद का शासन होगा, तब जाके वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो पहले इसी वजह से हर एक साम्राज्य टूटते थे, क्योंकि बहुत ही मतलब ज़बरदस्ती रखा जाता था उनमें लोगों को। आज आप देखेंगे कि स्टेट जो हमारे हैं साथ में हमारे, तो उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों को भी अधिकार दिए गए हैं, तब जाके वो हमारे साथ अच्छे से हैं। तो आप देखेंगे, नहीं तो पहले तो था हमेशा स्टेट यही देख में रहते थे कि कब इनसे अलग हो जाया जाए सेंटर से। तो ये पहले था। तो इस वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम था। तो धीरे धीरे बाद में जैसे मतलब कि केंद्र सरकार जो होती है वो मजबूत रहती है, तब तक तो शासन ठीक से चलता है। लेकिन जैसे वो कमजोर होती है तो फिर जो उस टाइम के स्टेट थे तो वो अपना अलग अलग मतलब राजा घोषित कर लेते हैं अपने आप को। तो ये सी चीज़ें चलती हैं। और दूसरा है कि अशोक की अहिंसा की नीति। तो अशोक की अहिंसा की नीति अब लोगों को मतलब कि हिंसा करना नहीं चाहता था, लोगों को संस्कृति वगैरह जीत करना चाहता था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम उतनी कारीगर हो नहीं पाई। तो इस वजह से फिर जो स्टेट थे तो बहुत सारे भ्रष्टाचार वगैरह आ गए। तो इससे ये चीज़ें हुई कि सारा पैसा ये सब खर्च होने लगा इसमें। और जो होता है कि अहिंसक होते हैं तो फिर कर वगैरह वसूलने में भी आप हर एक अधिकारी को छूट दीजिएगा। उसमें जो जितने भी मान लीजिए कि नीचे के लोग हैं, तो अगर वो कर नहीं दे रहे हैं तो आप अहिंसावादी हैं, तो उसमें हिंसा वगैरह नहीं करिएगा, उनको ज़्यादा सजा वगैरह नहीं दीजिएगा। तो फिर धीरे धीरे लोग कर वगैरह भी देना कम कर देंगे। कर जब आपका राजकोष खाली होगा तो धीरे धीरे आपकी सैनिक छोटी होती जाएगी, सैनिक छोटी होगी, उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर होंगे। अगल बगल के जो राज्य ये सब हैं तो आप पे आक्रमण वगैरह करेंगे। तो उस टाइम जो अपने ही राज्य थे तो वो अलग हो गए, इनसे कमज़ोर हुए। तो और अयोग्य उत्तराधिकारी, तो जो पहले के ये सब
थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तो ये सब महान सम्राट थे। तो इसके बाद के जो भी अधिकारी वगैरह हैं तो वो उतने कुशल नहीं हो सके, इसके वजह से साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का। और इसी टाइम में आप देखेंगे कि मौर्य वंश के टाइम में ही उत्तर में हिंद यूनानी आक्रमण होना शुरू हो जाता है। तो फिर हिंद यूनानी धीरे धीरे अपना वहाँ पे शासन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे मौर्योत्तर काल में ही हिंद यूनानी, शक, कुषाण ये सब आक्रमण करने लगते हैं। तो इससे होता है कि धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर हो जाता है लड़ते लड़ते, और फिर बाद में डिक्लाइन हो जाता है साम्राज्य का, मतलब कि विदेशी आक्रमण होने लगते हैं। इस वजह से भी एक कारण है इनके डिक्लाइन में मौर्यों के। और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया होती है। तो अब जो ब्राह्मण है तो अब बौद्ध धर्म को इतना बढ़ाया जाने लगता है अशोक के द्वारा कि ब्राह्मण साम्राज्य जो ब्राह्मण हिंदू धर्म है वो धीरे धीरे कम, मतलब कि धीरे धीरे प्रचलन से कम होने लगता है और बाहर होने लगता है, मतलब बौद्ध धर्म ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ब्राह्मण भी इनसे ईर्ष्या करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो भी साम्राज्य आएंगे तो उसको ब्राह्मण साम्राज्य बोला जाता है, क्योंकि ब्राह्मण इनसे बहुत ही चिढ़ गए थे। तो इस वजह से भी ये होता है। पशु पक्षियों की जो मृत्यु वगैरह होती है इन सब पे रोक लगा दिया जाता है। महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने का ये सब लोग कोशिश करते हैं। इस वजह से ब्राह्मण जो होते हैं वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की बलि उस टाइम दी जाती थी, और बलि ये सब चीजें पूजा पाठ ब्राह्मण ही करवाते थे। और यज्ञ विरोधी भी था, अशोक जो था उसको यज्ञ विरोधी भी बोला जाता था, क्योंकि यज्ञों में बहुत सारी बलि वगैरह दी जाती थी, तो इसको यज्ञ विरोधी भी बोला जाता है। और शासक भी जो हुए वो ब्राह्मण ही हुए। तो इसके बाद जितने भी ब्राह्मण ही साम्राज्य चलेंगे, शुंग वंश, ये सब ब्राह्मण ही वंश अब इसके बाद चलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। और छठा है कि सेना और प्रशासनिक खर्च भारी और वित्तीय संकट हो गया। तो सेना और ये सब चीजें पे तो ये खर्च, मतलब कि सेना, मैंने बताया भी था कि सेना ये नहीं घटाते हैं, लेकिन जो राजस्व वगैरह होते हैं तो ये अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, तो उतना सख्ती से ये सब वसूल नहीं पाते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से होता है कि वित्तीय संकट आ जाता है, मतलब कि अब अपना अपना लोग उसमें भरने लगते हैं, अधिकारी अपना अपना वित्तीय मतलब ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। और सातवां है कि अधिकारियों का शोषण। तो अधिकारियों का भी शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब भ्रष्टाचार में, और बस भ्रष्टाचार ही करते थे। तो इस वजह से जनता का ही शोषण होता है जब भ्रष्टाचार होता है। तो ये भ्रष्टाचार की वजह से होता है कि पूरे लोग त्रस्त हो जाते हैं, लोग भी नहीं रहना चाहते हैं इस साम्राज्य में। फिर धीरे धीरे अपना क्षेत्रवार का उदय होता है। उसके बाद लोग अपने अपने एरिया के जो भी राजा होते हैं उनकी मदद करने लगते हैं और स्वायत्त हो जाते हैं। तो इस वजह से भी डिक्लाइन हो जाता है मौर्य साम्राज्य। और ये होता है कि आसपास में भी सीख लेते हैं ये सब चीजें, लोहा वगैरह का उपयोग, तलवार वगैरह बना ली जाती है। इस वजह से भी ये साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। तो जो मान लीजिए अभी जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में आए, चाहे फिर यूरोप में आए, विदेश में जो भी टेक्नोलॉजी है, तो फिर वो इंडिया में धीरे धीरे आ ही जाती है, चाहे और भी देश में आ जाती है। तो वही चीज़ हुआ, ये लोग लोहा के वजह से ही उस क्षेत्र में अपना विकास कर पाए थे। तो अब लोहे का प्रचलन सभी जगह हो गया, हथियार वगैरह बनाए जाने लगे, वो सब तकनीक भी सीख गए, हाथी वगैरह ये सब सेना में भर के रखने लगे लोग। तो इसके बाद होता है कि इस वजह से भी इनका साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। तो इतने कारण है कि मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इनके प्रशासनिक, आर्थिक, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन होते हैं तो यही सब पूछते हैं। तो ये साम्राज्य वगैरह के बारे में आपसे, चाहे राजा के बारे में यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। तो ये पीसीएस में इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से मैं एक एक चीजों को बता देता हूँ। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा प्रशासनिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा इसमें। तो अब हम देख लेते हैं मौर्योत्तर प्रशासन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि जो राजा होता था वो सर्वे सर्वा होता था, मतलब प्रमुख होता था। और कौटिल्य जो है राज्य के 7 अंगों में राजा को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये मैंने बता भी दिया है, सप्तांग सिद्धांत, उसमें राजा श्रेष्ठ होता था। तो उसमें 7 चीजें बताई गई हैं कि एक शासन या फिर एक देश को चलाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसमें सर्वोत्तम था कि राजा ही, मतलब कि राजा कुशल होना चाहिए, तभी जाके साम्राज्य चल सकता है। तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो राजा सर्वे सर्वा होता था इसमें, मतलब कि राजा का ही शासन, मतलब बात वगैरह हर एक चीजें जो फैसला लेगा वो राजा ही लेगा, बाकी कोई नहीं रोक सकता। और मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति में उपदा परीक्षण किया जाता था। तो आज आप एग्जाम जो देते हैं, जैसे इस टाइप में, उस टाइम में, उस समय उपदा परीक्षण आप समझ लीजिए कि होता था।
ये पुरोहित और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए। और सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और इसमें 12, 16, 20 सदस्य होते थे। जो आज आप मंत्री परिषद देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अलग है, होम मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, तो ऐसे मिनिस्ट्री उस टाइम भी थी, उससे साम्राज्य चलता था। और इसमें होते थे कि 12, 16 और 20 सदस्य हो सकते थे एक मंत्रालय में। और अशोक के समय साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में बटा था। तो जो आज आप देखते हैं कि 28 स्टेट हमारा बटा है, तो उस टाइम जो प्रांत थे वो 5 ही प्रांत थे। और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो जो प्रांत होते हैं, आप स्टेट बोलते हैं, उसको उस टाइम चक्र बोला जाता था। और प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहे जाते थे। तो जो आज आप गवर्नर देखते हैं कि गवर्नर के थ्रू ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चलाती है, तो उस टाइम जो ये गवर्नर का पद था तो उसको चक्र, कुमार या फिर आर्यपुत्र, राष्ट्रिक, ये सब कहा जाता था। और फिर प्रांत जो होते थे वो विषय में विभाजित होते थे और इसके अधिकारी विषपति कहलाते थे। तो जो आज आप देखेंगे कि फिर स्टेट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है, वैसे ही प्रांत जो थे वो विषय में बटे थे। और आज आप देखेंगे कि अधिकारी डीएम वहाँ पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे जो था वो विषय में विभाजित था और विषयपति इसके अधिकारी होते थे। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो आज आप देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई हमारी ग्राम सभा या फिर पंचायत होती है, तो उस टाइम भी यही था। उस टाइम छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी और इसका मुखिया या फिर ग्रामिक कहलाता था, जो भी वहाँ का शासन करता था। और प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, मतलब गोप था और इसको 10 ग्रामों को मिलके बनाया जाता था। तो आज आप पंचायत जो देखेंगे उसको 5 गाँव मिला के या फिर 3 गाँव, वो जनसंख्या के अनुसार होता है, तो उसको मिला के एक पंचायत बनाया जाता है। तो जो उस टाइम गोप बनाया जाता था वो 10 ग्रामों को मिलाकर एक गोप बनाया जाता था। तो ये आपने जान लिया। तो अब हम देख लेते हैं अधिकारियों के बारे में। तो पहला अधिकारी है युक्त, जिसे बोला जाता है। जिले का अधिकारी होता था, राजस्व वसूलता था, ये उक्त जो अधिकारी था। और दूसरा है राजुक, भूमि पर पैमाइश करता था और इसके आधार पे कर वगैरह वसूला जाता था। तो ये पैमाइश के लिए था। आज आप बंदोबस्त अधिकारी को देख सकते हैं, मतलब आज का जो बंदोबस्त अधिकारी। और तीसरा है कि प्रादेशिक अधिकारी था, ये मंडल का प्रधान होता था। अधिकारी वर्तमान में संभागीय आयुक्त न्याय भी, तो संभागीय आयुक्त का अधिकारी इसको मान सकते हैं कि मंडल में जो होता है उसको आप मान सकते हैं वर्तमान में। तो ये मंडल का प्रधान होता था। तो आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बहुत सारे मंडल में होता था। तो ये जो प्रादेशिक अधिकारी था ये न्याय भी देखता था। और मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें कि 6 समितियों में प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। और छठा समिति था वो विक्रय कर वसूलना, मूल्य का 10वां भाग और चोरी पर मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो ये पाटलिपुत्र का प्रशासन चलता था ऐसे कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, आप समझ लें। और 6 समितियां होती थी और 5 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे हर एक समितियों में प्रत्येक में। और छठा समिति बिक्री कर वसूलता, और बिक्री कर जो था वो मूल्य का 10वां भाग था और इसको अगर जो चोरी करता था उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ये पाटलिपुत्र का प्रशासन था। तो राजधानी वहाँ थी तो उसका प्रशासन था। और अर्थशास्त्र में न्यायालय का भी उल्लेख किया गया है। तो न्यायालय था एक धर्मस्थीय, ये दीवानी मामला था। दीवानी मतलब कि आज जो आप लैंड वगैरह ये सब देख सकते हैं, तलाक वगैरह, ये सब दीवानी होती है। और कंटक कोषाध्ययन था, ये फौजदारी मामला देखता था। तो फौजदारी जैसे कि मार पीट आप करते हैं, जिस किसी को मार देना, ये सब चीजें, तो ये फौजदारी मामला होता है। तो इसका ये देखा जाता था यहाँ पे। और जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी होता था। आज भी होता है, वैसे उस टाइम भी होता था। तो जो मरता था या फिर जन्म लेता था उसका पंजीकरण भी किया जाता था। और समाहर्ता जो था वो कर निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था। तो इसको समाहर्ता जो है उसको कर निर्धारित करने वाला अधिकारी बोला जाता था। और कौटिल्य ने 27 अध्यक्षों का जिक्र किया है, मतलब 27 अध्यक्षों का जिक्र किया है कि इनके शासन प्रशासन को चलाने के लिए। और आर्थिक गतिविधियों से ये रिलेटेड थे। सीता अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, ये सब अधिकारी होते थे। तो ये कौटिल्य के द्वारा बताया गया है। तो अब हम देख लेते हैं सेना। कौटिल्य ने 4 अंगों में बताया है सेना इनकी थी। और मेगास्थनीज द्वारा 6 समितियां इस सेना को संचालित करती थी, मतलब चलाती थी, ये बोला गया। तो मेगास्थनीज या फिर कौटिल्य, यही सब चीजों से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, और जो जस्टिन इतिहासकार है तो उसने लिखा है कि
चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेना में 5000 अश्वारे थे, 9000 हाथियां थी और 8000 रथ, टोटल 6.5 लाख सिपाही थे इनके सैनिक में। तो देख सकते हैं आप, इतना बड़ा सैनिक उस टाइम में था इनका। और प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की जो सेना थी उससे 3 गुना अधिक सैनिक को लेके 60,000 उत्तर भारत में को लौट डाला था। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब कि पूरे जीत गए थे सभी इलाकों को 60,000 सैनिक लेके। तो ये बताया गया है प्लूटार्क और जस्टिन के द्वारा, मतलब नंदों से 3 गुना ज्यादा सैनिक ले। नंदवंश आप देख ही चुके हैं, ऊपर मैं बता चुका। और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व अधिकारी जो था उसको नायक बोला जाता था, और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तो युद्ध में नायक नेतृत्व करता था, लेकिन जो आज देख सकते हैं आप, जैसे कि रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, वैसे आप अधिकारी सेनापति को मान सकते हैं, चाहे कि जो मान सकते हैं उसको। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा गया है। तो जो गुप्तचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी वगैरह कहाँ से मिलेगी, किसी शासन वगैरह की या फिर कहीं से, तो इसके लिए गुप्तचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गुप्तचर का जो उल्लेख मिलता है तो इसको गुरु पुरुष कहा गया है। और विभाग जो था महामात्य था, विभाग मतलब जहाँ से रह के वो काम करते थे। और सर्प नामक अमात्य के अधीन और भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार एक जगह तो संस्था बोला जाता था। तो मतलब जो 2 तरह के इसमें गुप्तचर थे, तो एक तो गुप्तचर था जो घूम घूम कर मतलब कि इकट्ठा करता था जानकारी वगैरह, और एक जो था वो एक ही जगह रह के अपना जानकारी वगैरह इकट्ठा करता था, तो उसको संस्था बोलते थे। और संचार बोलते थे जो कि घूम घूम कर करता था, इंफॉर्मेशन को लाता था। और प्रशासनिक विभाजन एक बार मैंने ये बना लिया है, तो केंद्र प्रांत में बटा था, प्रांत मंडल में, और मंडल स्थानीय, और उसके बाद जो बटा था द्रोणमुख या फिर गांव। तो ये आपने देख लिया प्रशासन के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि मौर्योत्तरकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थव्यवस्था उस टाइम कैसे। तो आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण था। तो राज्य का ही नियंत्रण होता है जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं बहुत ज्यादा। तो आगे है कि राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और अध्यक्ष इसका सीता अध्यक्ष अधिकारी होता था, और इस पे कृषि कार्य वगैरह होते थे, मजदूरों एवं दासों द्वारा काम किया जाता था। यूनान में दास जो थे उनसे अलग यहाँ की दास प्रथा ये सब चीजें थी। तो जो राजकीय भूमि था उसको सीता भूमि कहा जाता था, और अध्यक्ष इसके होते थे सीता अध्यक्ष होते थे, और अधिकारी कृषि कार्य वगैरह करवाते थे मजदूर एवं दासों से। तो लेकिन ये जो दास थी वो ये यूनान वगैरह के दास, उधर के जो दास होते थे वो बिल्कुल अलग होते, वो स्पेसिफिक जो होते थे उन्हीं कार्यों के लिए ये लोग जगह जगह से ले जाते थे। तो आप मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे भी उसको, मैं आपको बताऊंगा चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये व्यवस्था थी यहाँ पे। और राज्यों के द्वारा सिंचाई के प्रबंधन का उल्लेख मिलता है कौटिल्य एवं मेगास्थनीय द्वारा, मतलब कि राज्य सिंचाई की व्यवस्था करते थे, जो नहर वगैरह से ये सब चीजें सिंचाई वगैरह होती है, ये इसकी व्यवस्था वो करते हैं। और बड़ी संख्या में श्रेणियों की उपस्थितियां, श्रेणी मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आप मतलब बहुत तरह के किसान हो गए या फिर व्यापारी हो गए, तो व्यापारी में बहुत तरह के व्यापारी ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों का उस टाइम पर चलन था, तो बहुत सारी श्रेणियां उपस्थित थी उस टाइम भी। और स्थल एवं जल मार्ग द्वारा व्यापार होते थे, तो दोनों से व्यापार होते थे, क्योंकि विदेश वगैरह से भी ये लोग बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह करते थे, तभी जाके इतना उन्नत ये हो सके। और पूर्वी भारत में ताम्रलिपि एवं पश्चिमी में भरौच एवं सोपारा प्रमुख बंदरगाह। तो पूर्वी भारत में ताम्रलिप्त और पश्चिमी भारत में भरौच और सोपारा प्रमुख बंदरगाह, ये सब बंदरगाह थे। बंदरगाह वो होता है जहाँ से नाव वगैरह का संचालन होता है, जो विदेशी व्यापार होगा तो वहाँ से व्यापार होके फिर चीजें वहाँ आती हैं, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके बाकी देश वगैरह में जाती हैं, तो उसे बंदरगाह हम बोलते हैं। और काकनिया मासक के तांबे के सिक्के मिले हैं, इस पे मोर, पर्वत, अर्धचंद्र, वृक्ष आदि का इस पे चित्र मिलता है। तो यहाँ से सिक्के का आप जानते हैं कि प्रचलन शुरू हो ही गया था लगभग, तो ये सब चीजें यहाँ से मिली हैं। और कृषकों, शिल्पियों, व्यापारियों से कर लिया जाता था, ये कौटिल्य बताते हैं इसमें, तो कर उन्हीं लोगों से लिया जाएगा। और समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और जो कर निर्धारण करता था वो समाहर्ता होता था। और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षण करने वाला अधिकारी होता था। तो जैसे कि मान लीजिए कोई टैक्स वसूल के लाए और कोई उसको रखे, तो राजकोष में उसको रखना भी होता था, तो उसका राजकोष में रखने वाला अधिकारी होता था, उसको कोषागार और उसको सन्निधाता कहा जाता था। और जो कर थे बहुत ज्यादा प्रकार के कर थे, तो आज जो आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स अलग है, आप पे इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी अलग है, सर्विस टैक्स मतलब सर्विस टैक्स भी, ये सब चीजें टैक्स वगैरह, सर्विस टैक्स, ये सब चीजें थी। तो आज जो ये हैं, तो पहले भी बहुत तरह की टैक्स थी,
तो आज जितना आप देखते हैं उससे भी ज़्यादा उस टाइम टैक्स थी। तो किसानों से अलग लिया जाता था, व्यापारियों से अलग, वो सब श्रेणियाँ जो थी उतने प्रकार के टैक्स भी। और ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडार घर, मतलब कि ग्रामीण जो क्षेत्र था, तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो गया, अनाज वगैरह होगी, तो उसके लिए राजकीय भंडार घर वगैरह ये सब बना दिए जाते थे और वहाँ पे कर के जगह अनाज के रूप में लिया जाता था, तो उसमें अनाज भर दिए जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी ग्रामीण इलाकों में। और बिना वर्षा के अच्छी खेती भूमि को अदेवनात्रिक कहा गया है। इसमें ये आप जान लीजिए कि बिना वर्षा के जिसमें अच्छी खेती हो जाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट भूमि। और अब हम देख लेते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में। तो मेगास्थनीज बोलते हैं इसमें कि समाज को 7 वर्ग में विभाजित किया गया था। दार्शनिक होते थे, इसमें किसान होते थे, अहीर होते थे, कारीगर होते थे, सैनिक होते थे, निरक्षक होते थे, सभासद होते थे। तो इतने वर्ग में समाज का विभाजन होता है। तो आज भी आप देखेंगे कि किसान अलग रहते हैं, व्यापारी लोग कुछ अलग हैं, मतलब बहुत तरह के इसमें अभी भी विभाजन है। तो उस टाइम भी ये सब विभाजन था। तो इतने तरह के वर्ग थे समाज। और वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, दास प्रथा आदि पहले जैसे ही थी, जो पहले चलती आ रही थी वैसे ही थी। ये सब जाति प्रथा, दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, तो ये सब मैं बता चुका हूँ। तो उतना अब अगर बताने लगूँ तो बहुत ही टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तो आप कृपया सीक्वेंस से देखते हैं। और जातियों की संख्या में अब वृद्धि हुई, तो और जातियाँ बनने लगी, तो जातियाँ इंक्रीज होते जाएंगी। तो आज भी देखेंगे कि जातियाँ इंक्रीज होते ही जा रही है। तो जातियाँ इंक्रीज होते ही जाएंगी। तो आज बहुत सारी जातियाँ हमारे देश में तो उस टाइम से इंक्रीज होते ही आ रही है, अभी तक इंक्रीज हो ही रही। और स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। तो रूपा जीवा मतलब कि स्वतंत्र जो अपने आप से वैश्यावृत्ति अपना ले, तो उसको रूपा जीवा बोला जाता था उस टाइम। और नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और अगला है कि मौर्य वंश 137 वर्षों तक रहता है। तो मौर्य वंश जो है वो 137 वर्षों तक रहता है। और जो इसका अंतिम शासक होता है वो बृहद्रथ होता है। और इसके सेनापति जो होते हैं पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु करके फिर मगध साम्राज्य पे शुंग वंश की नींव डालते हैं। तो ये ब्राह्मण जाति के रहते हैं, तो इसकी हत्या कर देते हैं बृहद्रथ की, क्योंकि ब्राह्मण साम्राज्य डिक्लाइन होने लगता है। तो फिर इसकी हत्या करके ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी जाती है यहाँ पे। और तब फिर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म का उत्थान होने लगता है। और धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा समाप्त होके, मतलब 12वीं सदी तक तो भारत से पूरा तरह से बौद्ध धर्म खत्म ही हो जाता है। जैन धर्म थोड़ा बहुत आज भी दिखता है, लेकिन बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारत में समाप्त हो जाता है। तो इतना होता है। तो अब हम थोड़े से फैक्ट वगैरह देख लेंगे। इसमें कुछ एग्जाम से इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी होगा। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसके बाद जो होगा हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। तो पहले हम फैक्ट देख लेते हैं कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये पुराणों के अनुसार जो है कि मगध नरेश जो शिशुनाग थे वो अवंती नरेश प्रद्योत जो थे उनको पराजित करके फिर अवंती को मालवा में मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, इस वजह से मैं डाल दिया हूँ इसमें, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरे मगध साम्राज्य को मिला गया है, बस मौर्य वंश से रिलेटेड नहीं, क्योंकि मगध पे ही मौर्य शासन करते हैं। और चेदी वंश का प्रतापी शासक जो खारवेल था, जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है कि खारवेल ने दक्षिण राज्य के चोर, चेर एवं पांड्य को पराजित किया, यह इसी अभिलेख से पता चलता है। तो चेदी वंश का जो प्रतापी शासक था खारवेल, इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है कि खारवेल ने दक्षिण राज्यों के जो चेर, चोल, पांड्य इनको पराजित किया था। तो इनसे ये पता चलता है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, जब हम दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे तो उसमें संगम काल वगैरह ये सब चीजें, उसके बाद चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सब टोटल चीजें आप चलेंगे, उस पे चलेंगे वहाँ पे। तो आपको बिल्कुल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हर एक चीजें कंप्लीट आपको करा दी। और अगला है कि रुद्रदामन अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात वगैरह, मतलब कि ये सब से पता चलता है कि इनका साम्राज्य हर एक जगह फैला था। तो उसमें पता क्या मैप मैंने दिखाई दिया था आपको कि हर एक जगह इनका प्रभाव था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि एग्जाम में आए हैं और एग्जाम में बार बार आ भी सकते हैं। तो उसके लिए के वजह से मैं यहाँ पे आपको डाल दिया हूँ, वो आप देख सकते हैं और इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो हमारा है, तो ये मौर्य साम्राज्य पूरा, मतलब कि मगध साम्राज्य ही कंप्लीट हो जाता है। तो अब
इसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और ईसाई धर्म हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, और जो मुस्लिम धर्म है वो भी हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। तो इसके बाद हमारा ये सीक्वेंस होगा। उसके बाद जो इसके बाद मौर्योत्तर काल आता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कुछ विदेशी आएंगे और उसमें कुछ देसी हमारे शासक रहेंगे, वो शासन करते हैं साथ में। तो शक, कुषाण, पहलव ये सब देखेंगे कि विदेशी आएंगे, और यहाँ पे जो शुंग, सातवाहन वगैरह ये सब जो रहेंगे ये हमारे देसी शासक रहेंगे, जो कि मौर्य के बाद इन्हीं से निकल के अपना शासन अपने अपने क्षेत्र में एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनको हम देखेंगे वहाँ पे। तो ऐसे हमारा सीक्वेंस होगा। और उसके बाद हम जब ये सब देख लेंगे तो फिर देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य आता है, और सबको जो छोटे छोटे शासक, विदेशी कुछ शासक रहते हैं और कुछ ये जो ब्राह्मण साम्राज्य रहेंगे उनको पूरे को समाप्त करके यहाँ पे गुप्त साम्राज्य आता है। और फिर देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे गुप्तों का भी पतन। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आफ्टर जो गुप्त होते हैं उसके बाद कैसी स्थिति बनती है और कौन कौन साम्राज्य कहाँ कहाँ पे आते हैं, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग बस इसको सीक्वेंस से देखते हैं, और हो सके तो आप ये जो नोट्स है इसको लिखने का कोशिश करें, क्योंकि लिखने से जो चीजें होती हैं अच्छे से याद रहती हैं। तो आप लोगों को काफी अच्छे से ये चीजें याद रह पाए, क्योंकि देख लेने से बस ऐसे नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। और क्वेश्चन भी सॉल्व करने का कोशिश करें, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं। और बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं, तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं जो आपको जरूरत है। ओके गाइस, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और इसके बाद हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म से आप मान लीजिए कि बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, और बौद्ध धर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध, जैन, तो हिस्ट्री में आप समझ लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वैदिक से भी, उससे एज कम्पेयर आप मिलाइएगा तो सिंधु घाटी से कम क्वेश्चन आते हैं वैदिक में। और ये आपका मगध साम्राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, बौद्ध, जैन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और गुप्त साम्राज्य। तो ये जो मैंने 5 टॉपिक बताया, ये बहुत ही 6 टॉपिक, 5-6 टॉपिक जो भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके लिए। इन्हीं से मेनली एंशिएंट इंडिया में क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक पे आप जब भी एग्जाम दे या फिर जब भी पढ़ाई करें तो इनको काफ़ी अच्छे से पढ़े। तो मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते। तो बस आप लोग अगले वीडियो का वेट करें और देखें उसको। ओके गाइस, थैंक यू।